हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई शायद आप लोग कर रहे होंगे। गुड। एक लेक्चर नंबर 7 में एक ग्राफ जब हम डोमेन देख रहे थे, 7 था या 8 था, वॉटेवर, एक एग्जाम्पल था। किसी एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर वो आपका आंसर था वो छूट गया था उसमें, और वो मुझसे बाई मिस्टेक हो गया। तो उस चीज़ को एक बार देख लेते हैं कि वो क्या क्वेश्चन था। वो मैं क्वेश्चन लाया हूँ अभी। तो ये क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट ने बताया मुझे। थैंक यू। उस स्टूडेंट को बताना चाहिए इस टाइप की जो अगर चीज़ें कुछ स्किप हो जाएं माइंड से। खैर, 0 और इस प्रकार से एक ग्राफ मैंने बनाया था y बराबर fx का। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है, ऐसे और ऐसे था। ये x था 3 और यहां पर भी गोला था, और ये y बराबर fx था, ऐसा था, और यहां पे 2 लिखा हुआ था। करेक्ट। तो इसका मैंने डोमेन पूछा था, तो क्या हुआ, ये पॉइंट शायद 1 था। करेक्ट, 1 ही था। देख लिया जाए एक बार फिर से, कोई गड़बड़ ना हो जाए। खैर, 1 ही था। तो अगर डोमेन बताना है तो मैंने लिखा था शायद -2 से 1 और फिर 2 से 3 लिख दिया था, जो कि गड़बड़ था। तो इसका जो डोमेन लिखेंगे हम लोग, डोमेन कहाँ पर डिफाइन होता है भाई? डोमेन ऑफ फंक्शन f -2 पर क्लोज आएगा, -2 से लेकर के 1, फिर 1 से लेकर 2 में भी तो ग्राफ है यार, ये भी तो लिखना था। तो वो बाई मिस्टेक छूट गया। 1 से लेकर 2 मैंने देखा कि यहाँ पे तो ग्राफ है ही नहीं, और इस बात को मैंने देखा नहीं। खैर, -2 से लेकर 1, -2 से लेकर 1, फिर यूनियन 1 से लेकर 2, वो भी कैसा? ओपन, यहाँ भी ग्राफ है, और फिर यूनियन 2 से लेकर कितना? 3 पर शायद क्लोज ही था। तो दिस इज द डोमेन आंसर। और ये 1 से 2 वहां से छुट गया था आंसर में, तो यूनियन 1 से 2 भी होगा। क्लियर? ठीक है। जो मिस्टेक हुआ उसको अपन लोगों ने देख लिया। 1 से 2 हमारे आंसर में से छूट गया था, सो उतार लीजिए इसको। ये इसका फाइनल आंसर होगा। अच्छा, तो हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट्स कर लिए थे ग्राफ से रिलेटेड? डोमेन सबसे पहले, डोमेन के बाद रेंज के बाद अपन ने रूट्स किए थे। रूट्स कहाँ पे डिफाइन करना था? रियल रूट्स की बात एक्स एक्सिस पे बात करना था। और फिर कौन सी बात करी अपन लोगों ने? एसिम्पटोट्स की बात करी। एसिम्पटोट देखा अपन लोगों ने कि भाई एसिम्पटोट क्या होती है। तो एसिम्पटोट भी आपको समझ में आया होगा, और ये भी एक एग्जाम्पल था, तो इसे अभी कर लिया। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो कोई और पॉइंट तो नहीं है, मतलब वैसे तो डिटेल हम लोग इनके बारे में आगे और पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज़ हमें रिक्वायर होंगी मैं बार बार उन चीज़ों को यूज करूँगा, तो उन चीज़ों में वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कौन कौन से पॉइंट्स हो गए? डोमेन हो गया, रेंज हो गया, रूट्स हो गए, एसिम्पटोट्स हो गई। दैट मीन्स द 5 पॉइंट इज, एक और होता है बाउंडेडनेस। भाई बाउंडेडनेस का मतलब होता है भाई घिरा हुआ, बाउंड्री। तो बाउंडेडनेस कैसे देखेंगे भाई? किसी भी फंक्शन को हम लोग बाउंडेडनेस कैसे डिफाइन करें? बाउंडेडनेस तो मतलब सीधा सीधा मतलब आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी ग्राफ है और कोई भी आप 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें, मतलब y एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब x एक्सिस के पैरेलल, तो उसके बाहर ग्राफ नहीं जाना चाहिए। उनके बाहर ग्राफ नहीं जाना चाहिए, चाहे वो लाइन आप कहीं भी खींच दो। जैसे मान लीजिए इतनी दूर में ग्राफ है, बाउंडेडनेस, तो ये मतलब समझ लीजिए आप, मैं अभी ग्राफ बनाऊंगा उसका। तो बाउंडेडनेस का मतलब क्या होगा कि बाउंडेडनेस का मतलब अगर किसी भी कोई भी ग्राफ बना हुआ है तो हम उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। कोई भी ग्राफ जो है उसके मतलब ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, और वो ग्राफ उन हॉरिजॉन्टल लाइन के कहां आना चाहिए? बीच में आना चाहिए। मतलब ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए।
ये कहना ज्यादा बेटर होगा। क्लियर और नॉट? ठीक है, ये किसका फोन आ रहा है? ठीक है, सो बाउंडेडनेस की बात है। सो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स is called bounded if there exist के लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। if there exists a number lambda such that mod of fx it is less than or equal to lambda, this symbol is for all x belongs to domain of the function। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। समझ में नहीं आया तो कोई जरूरत नहीं है भाई, समझ में तो आ ही रहा होगा। mod fx is less than equal to कितना lambda, ठीक है। एक नंबर है lambda such that mod of fx is less than equals to lambda for x belongs to domain of the function। मतलब अगर हम यहां से mod हटाएंगे तो माइनस लैम्डा से लैम्डा के बीच में आ जाएगा कौन? fx। fx किसका मान होता है? तो y का होता है। अगर मान लीजिए यहां पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो इधर माइनस लैम्डा आएगा और इधर कौन आएगा? fx, और इधर कौन आएगा? लैम्डा आएगा। मतलब दिस इज माइनस लैम्डा एंड दिस इज व्हाट? y एंड दिस इज व्हाट? लैम्डा। मतलब जो y है वो माइनस लैम्डा और लैम्डा के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। y बराबर लैम्डा लाइन और y बराबर माइनस लैम्डा लाइन, इसके बीच में फ्लक्चुएट करेगा। तो y बराबर लाइन, y बराबर लैम्डा एक कांस्टेंट लाइन होता है। कौन सा लाइन होता है? कांस्टेंट। किसके पैरेलल होगा? वो एक्स एक्सिस के पैरेलल। मतलब अब मैंने क्या कहा कि कोई भी ग्राफ अगर आपने उस ग्राफ के ऊपर दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो ग्राफ उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, उसे कहते हैं बाउंडेड या फिर अनबाउंडेड। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर बाउंडेड फंक्शन। क्लियर? तो इस टाइप से अगर आपसे कोई कहे तो बाउंडेडनेस का मतलब होता है कि उस ग्राफ के ऊपर आप कोई भी दो लाइन हॉरिजॉन्टली खींचें, कोई भी दो हॉरिजॉन्टली, वो ग्राफ उन दोनों लाइंस के बाहर नहीं जाना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? वो ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे लाइन आप कहीं भी खींचो। तो एक हो गया लोअर बाउंड और एक हो गया अपर बाउंड, लोअर वैल्यू और एक अपर वैल्यू। मतलब हम रेंज की तरह बात कर रहे हैं, क्योंकि y पर बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रेंज की। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेडनेस। इसका एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं। इसे मैं मिटा देता हूं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। बाउंडेडनेस का मतलब थोड़ा बहुत समझ में आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मगर से कुछ नहीं होता है। 11th क्लास में हमने 10x का ग्राफ पढ़ा है। किसका ग्राफ पढ़ा है? 10x का। तो मैं अगर एग्जांपल के तौर पे मारूं, एक ग्राफ बनाऊं, गोली मारी ना 10x को भी। मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया और वो ग्राफ कुछ ऐसा था। ये इसकी एसिम्पटोट है, इधर भी एरो है, मतलब नीचे तक जा रहा है, इधर भी एरो है और इधर भी एरो है। मुझे बताना है कि ये जो फंक्शन है y बराबर fx, ये बाउंडेड। पहले तो बताइए इसकी रेंज कितनी है। हमको रेंज से मतलब है, डोमेन से मतलब नहीं है। तो रेंज इसकी है -∞ से लेकर +∞। क्या आप इस ग्राफ के ऊपर कोई ऐसी दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं? कोई भी दो लाइन बताइए कि आपका ग्राफ बाहर ना जाए? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने मान लो लाइन यहां डाली तो आपका ग्राफ बाहर निकल गया, क्योंकि ये तो नीचे तक जाता जा रहा है ना। तो कोई भी अगर आप दो लाइन अगर खींचने की कोशिश करेंगे तो आपका ग्राफ तो बाहर जा रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई अगर इसकी जो रेंज है इस फंक्शन की वो -∞ से +∞ के बीच में है तो क्या ये बाउंडेड है? नो, दिस इज कॉल्ड व्हाट? अनबाउंडेड। दिस इज कॉल्ड अनबाउंडेड। ये अनबाउंडेड है क्योंकि ना तो इसके अंदर लोअर बाउंड डिफाइन हो रहा है और नहीं इसमें अपर बाउंड डिफाइन हो रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं है। हम ऐसी कोई भी दो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींच सकते जिसके अंदर हमारा ग्राफ आ जाए। यहां तो ग्राफ कहां जा रहा है? बाहर जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। तो
तो ये तो बाउंडेड नहीं है, और जो बाउंडेड नहीं है ऐसी लाइन अगर आप नहीं खींच सकते, ये लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ए लाइन खींच ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि हमारा ग्राफ इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के कहां निकल रहा है, बाहर। ग्राफ बाहर नहीं निकलना चाहिए बाउंडेड के लिए। तो ये बाउंडेड क्या होता है, ये मतलब आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर और नॉट? सो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपसे कोई कहे, क्योंकि अगर अनबाउंड हो गया तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड की तो बात ही खत्म हो गई, लोअर बाउंड और अपर बाउंड की तो बात ही खत्म हो गई। तो ये एक एग्जांपल है जिससे हम समझ सकते हैं कि बाउंडेडनेस क्या होता है। तो बाउंडेडनेस का सिंपली मतलब है, आप तो उसके ग्राफ के ऊपर कोई भी दो हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो, वो लाइन कहीं भी खींच सकते हो आप, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं आपके समक्ष लूं कि अगर किसी फंक्शन का जो रेंज है ना, यदि किसी फंक्शन का रेंज जो है वो -∞ से लेकर 6 है, क्या ये बाउंडेड है? एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा ऐसा लेते हैं, मान लीजिए इस फंक्शन का 5 to 6 है रेंज, क्या ये बाउंडेड है? यस, दिस इज बाउंडेड। यस, दिस इफ रेंज इफ यस दिस इज बाउंडेड, ये बाउंडेड है। तो इसका लोअर बाउंड कितना है? लोअर बाउंड कितना है? तो दिख रहा है लोअर बाउंड कितना है, 5 है। और इसका अपर बाउंड कितना है? इसका अपर बाउंड कितना है? तो वो 6 है। क्या है? 6 है। तो ये तो हमें दिखाई दे रहा है। किसी का रेंज 5 से लेकर कितना है? 6 है। फिर अगर मान लो हमको एक और एग्जांपल दे दे कि भाई किसी का जो रेंज ऑफ द फंक्शन है वो -∞ से लेकर 6 है, क्या ये बाउंडेड है? नो, ये भी बाउंडेड नहीं है, दिस इज अनबाउंडेड, ये अनबाउंडेड है। लेकिन इसमें एक बात है, इसका लोअर बाउंड तो डिफाइन नहीं है, लेकिन इसका अपर बाउंड कितना है? 6 है। इसका अपर बाउंड है, इसका जो अपर बाउंड है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और वो कितना है? 6 है। लोअर बाउंड इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लोअर बाउंड अगर हम बात करें एल बाउंड, लोअर बाउंड इज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि कोई भी ऐसी दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए कि वो मतलब उसके बाहर ग्राफ नहीं जाना चाहिए। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। दिस इज अनबाउंडेड एंड अपर बाउंड इज 6, लोअर बाउंड इज नॉट एग्जिस्ट। करेक्ट, क्योंकि -∞ कुछ होता ही नहीं है। तो ये हो गया बाउंडेडनेस। तो ये बातें आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए। सही है? चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम लोग इसके अंदर। 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो भाई पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? ये भी डेफिनेशन आपको 11th क्लास में बताई जाती है जब ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ पढ़ाए जाते हैं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि जो ऐसे फंक्शन जो अपना ग्राफ एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट करें, मतलब ए फंक्शन हुज रिपीट their graph after a definite interval known as periodic function, known as periodic function, known as periodic function। भाई डेफिनेट इंटरवल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये डेफिनेट इंटरवल शुड बी लिस्ट मतलब कम से कम होना चाहिए। लिस्ट मतलब कम से कम होना चाहिए।
कम से कम होगा तो उसे हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड। शुड बी लिस्ट, शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि इंटरवल की बात हो रही है तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव। शुड बी लिस्ट और शुड बी पॉजिटिव। ए फंक्शन whose repeat their graphs after a definite interval known as periodic function। ठीक, पीरियोडिक फंक्शन शुड बी लिस्ट होना चाहिए एंड शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए। लिस्ट होगा तो हमारे पास अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, उसे भी हम पीरियोडिक बोलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बोलेंगे। तो फिर बात आ जाती है फिर फंडामेंटल पीरियड और पीरियड। क्लियर? तो फंडामेंटल पीरियड शुड बी लिस्ट, मतलब ये जो पॉइंट लिखा है मैंने, वो मैंने किसके लिए लिखा है? फंडामेंटल पीरियड के लिए, फंडामेंटल पीरियड के लिए लिखा है। दिस पॉइंट इज फॉर फंडामेंटल पीरियड। सो पीरियोडिक फंक्शन मतलब ए फंक्शन हुज रिपीट देयर ग्राफ आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल नॉन एज पीरियोडिक फंक्शन, एंड पीरियड शुड बी, डेफिनेट इंटरवल शुड बी लिस्ट, जो कि फंडामेंटल पीरियड होगा, एंड शुड बी पॉजिटिव, मतलब वो नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बात पीरियड की हो रही है। पीरियड मतलब समझ रहे होंगे आप। जैसे मान लीजिए हम इसके ऊपर एग्जाम्पल से समझें। किससे समझे? एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा, एक ग्राफ मैंने आपको दिखाया ऐसा, ऐसा, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये माइनस पाई, ये -2 पाई और ये -3 पाई। क्या ये पीरियोडिक है? यस, दिस इज पीरियोडिक। हाउ? क्योंकि एक लूप ऊपर एक लूप नीचे, करेक्ट? मतलब ये y बराबर fx का ग्राफ है, तो यस दिस इज पीरियोडिक, यस दिस इज पीरियोडिक, ये पीरियोडिक है। और बोले साहब इसका पीरियड क्या है? तो क्या कहा मैंने, इसका पीरियड कितना है? तो बोले पाई, क्योंकि ये पाई ऊपर, फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर, ये पीरियड कितना दिखाई दे रहा है मुझे? पाई। क्या पाई पीरियड होगा? नहीं सर, एक ऊपर फिर एक नीचे आ गया ना, गड़बड़ है। तो फिर क्या करना पड़ेगा सर? एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर एक नीचे, तो मतलब सर यहां से लेकर यहां तक इस पूरे पार्ट को लिया जाए तो यहां तक तो पीरियड हमको दिखाई दे रहा है, तो पाई नहीं होगा, कितना लेंगे? 2 पाई। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो एक बंदा बोला सर एक बात बताओ, एक काम करो, आपने कहा एक ऊपर एक नीचे, मैं कह रहा हूं सर 2 ऊपर 2 नीचे, तो ये कितना हो गया? बोले 4 पाई। तो क्या 4 पाई भी इसका पीरियड है? हाँ, 4 पाई भी इसका पीरियड है। कितना है? 4 पाई। फिर कोई कहे कि साहब एक काम करते हैं ना, और थोड़ा आगे बात करते हैं, ये 4, 5 और ये 6 पाई, तो 1 2 3, 3 ऊपर, 1 2 3, 3 नीचे, तो क्या 6 पाई भी होगा? मैंने बोला हाँ होगा, ये सारे पीरियड होंगे, 2 पाई भी होगा, 4 पाई भी होगा, 6 पाई भी होगा, करेक्ट। लेकिन अगर कहा कि भाई बताओ सबसे छोटा पीरियड क्या है, तो वो सबसे छोटा पीरियड 2 पाई है, और इसी को मैं कह रहा हूं कौन सा पीरियड बोला? फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड अगर हमसे कोई पूछे कि भाई सबसे छोटा इंटरवल क्या है, ये बताओ आप, तो सबसे छोटा इंटरवल 2 पाई है। मैंने नहीं कहा कि ये sin x का ग्राफ है। तो बाकी मैं पीरियोडिक फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे डिटेल, तो उसमें बात करेंगे। मैंने आपको ये पीरियोडिसिटी का मतलब बताया कि भाई इसकी पीरियोडिसिटी कितनी है, 2 पाई भी हो सकती है, 4 पाई भी हो सकती है, 6 पाई भी हो सकती है। लेकिन अगर फंडामेंटल पीरियड की बात करेगा, सबसे छोटा इंटरवल क्या है, तो वो 2 पाई है। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। पीरियोडिक का मतलब उसका ग्राफ एक डेफिनेट इंटरवल के बाद क्या करे? रिपीट करे। तो ऐसा नहीं हमने मान लो कि बोला कि पाई है, नहीं पाई नहीं है भाई, एक ऊपर एक नीचे आ गया ना, सिमेट्री होनी चाहिए, 2 ऊपर 2 नीचे,
या एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो यहां से 2 पाई लेंथ हो गई। खैर, जैसे मान लीजिए, तो ठीक है, ज़्यादा डिटेल हम डिस्कशन आगे पीरियोडिक फंक्शन में करेंगे। तो ये बात हो गई पीरियोडिसिटी की, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अपन अब लोग, छठा पॉइंट ले लेते हैं। तो ये तो पॉइंट हो गया हमारे ग्राफ से रिलेटेड, जितने भी पॉइंट्स है, पीरियोडिसिटी, रूट्स, डोमेन, रेंज, ये तो बातें सारी हो गई। फिर हम बात करते हैं, फिर हम थोड़ा बात करते हैं आगे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है भाई? छठा पॉइंट है कांस्टेंट फंक्शन, या फिर छठा पॉइंट छोड़ दो, 5 पॉइंट पे खत्म कर दो उस थ्योरी को। अब हम कुछ बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन। भाई कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं? कांस्टेंट नाम से लग रहा है ऐसे फंक्शन जिनका आउटपुट हमेशा क्या हो? फिक्स। A function whose output is always fixed. fx बराबर k या fx बराबर लैम्डा, k कांस्टेंट है, fx बराबर k, ये कांस्टेंट हो गया। मतलब आप इनपुट कितना भी दो, आउटपुट हमेशा k ही रहेगा। तो ये फिक्स हो गया ना k। तो अगर आप इनका ग्राफ बनाओगे तो ये fx बराबर k, तो ये y बराबर k लाइन बन जाएगी। y बराबर k, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो k आ जाएगी। इस बिंदु के कोऑर्डिनेट 0, k आ जाएंगे। मतलब आउटपुट हर जगह कितना है? तो वो k है। चाहे इनपुट आप कितना भी बदलता जाओ, जैसे मान लो यहां 1 दे दूं, यहां 2 दे दूं, यहां 3 दे दूं, यहां -1 दे दूं, यहां -2 दे दूं, लेकिन आउटपुट हर जगह कितना आ रहा है? k आ रहा है। ये आउटपुट का सीजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप x का कोई भी वैल्यू दे दो, तो ये बताओ ये इसका डोमेन कितना होगा? तो बोले r होगा, डोमेन r होगा। तो बताइए रेंज कितना होगा? तो रेंज में तो हमेशा ही मात्र एक वैल्यू आ रहा है, उसका नाम क्या है? k। तो दिस इज ओनली करली ब्रैकेट में दिखा दिया कितना k। क्या ये पीरियोडिक है? क्या ये पीरियोडिक है? यस, ये पीरियोडिक है, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं है। हम कहेंगे भाई इतना लिया, इतना लिया, इतना लिया, तो इसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। रेंज हमने देख लिया, डोमेन हमने देख लिया, क्या इसका कोई रूट्स है? नहीं, देयर इज नो रूट्स। इसका कोई रूट्स नहीं है। कोई इसमें एसिम्पटोट है? नो, इसमें कोई एसिम्पटोट नहीं है। लेकिन ये पीरियोडिक है। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है, लेकिन उसका पीरियड हमें नहीं पता होता है कि वो कितने के बाद है। आप कितना भी इंटरवल ले सकते हो, मैं कहूं कि भाई इतना इतना इतना, क्लियर? सो रेंज क्या आ गया, डोमेन कितना आ गया? r। कांस्टेंट फंक्शन मतलब जिसका आउटपुट हमेशा क्या हो? फिक्स हो, ऑलवेज फिक्स हो। सही बात? तो ये बारे में, इसके बारे में जानकारी है, इसे आप उतार लें, कांस्टेंट फंक्शन। करेक्ट। तो अगला जो टाइप है फंक्शन का, वो हम लोग बात कर लेते हैं इसी में, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, भाई लीनियर फंक्शन का मतलब क्या है? ऐसे फंक्शन जिनकी जो वेरिएबल है उसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। तो लीनियर फंक्शन का एग्जांपल fx बराबर हम लोग ले सकते हैं व्हाट? mx प्लस c। fx बराबर किसके बराबर? y के। लीनियर होने के लिए m का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए।
क्योंकि m 0 हो जाएगा तो ये कांस्टेंट में बदल जाएगा, चाहे आप m को स्लोप बोल दो, और बोलते ही हैं। जहां पर m क्या होता है तो वो स्लोप होता है, और स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा, और टेन थीटा को भी क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स को भी क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, जहां पर m का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो जहां पर m जो होता है वो क्या होता है, स्लोप या फिर टेन थीटा। थीटा जो एंगल नापा जाता है वो x एक्सिस के साथ नापा जाता है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल measure from x axis in anti clockwise direction, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो थीटा जो एंगल नापा जाता है स्लोप के लिए, वो कहां से नापा जाता है, एक्स एक्सिस से, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो आई होप दिस इज क्लियर। लीनियर फंक्शन y बराबर कितना, एम एक्स प्लस सी, सही बात। m अगर जीरो नहीं है तो m क्या क्या हो सकता है, m पॉजिटिव हो सकता है एक केस, और m नेगेटिव हो सकता है। m पॉजिटिव हो सकता है, इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप, और m नेगेटिव मतलब नेगेटिव स्लोप। तो मतलब टेन थीटा पॉजिटिव और टेन थीटा नेगेटिव। टेन थीटा अगर पॉजिटिव, तो यहां पे अगर आप दिखाना चाहें टेन थीटा अगर पॉजिटिव, तो थीटा क्या होगा, एक्यूट होगा। थीटा इज व्हाट, एक्यूट होगा। और इधर की बात करें टेन थीटा लेस देन जीरो, तो थीटा कैसा होगा, ऑब्ट्यूज होगा। कैसा होगा, ऑब्ट्यूज होगा। क्लियर। तो रेट ऑफ चेंज m पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव, थीटा एक्यूट, टेन थीटा नेगेटिव, थीटा ऑब्ट्यूज। m जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। लाइन किसके पैरेलल बन जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। सही है। तो लीनियर फंक्शन की बात ये हो गई। लीनियर फंक्शन y बराबर एम एक्स प्लस सी, जिसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, x और y की 1 होनी चाहिए। अगर 1 से ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो उसका टाइप बदल जाएगा। सही है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि भाई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर एम एक्स प्लस सी इफ m इज पॉजिटिव, m इज नेगेटिव, और c इस केस में पॉजिटिव, c इस केस में नेगेटिव। m पॉजिटिव, c भी पॉजिटिव। c होता है वो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होता है। c पॉजिटिव, m पॉजिटिव। m पॉजिटिव का मतलब एंगल कैसा बनाएगी, एक्यूट। तो c पॉजिटिव है, मतलब ये c है, 0, c। तो लाइन ऐसे जाएगी। ये एंगल देखिए आप, दिस इज थीटा। ये थीटा कैसा है, एक्यूट है। ये थीटा कैसा है, एक्यूट। तो ये पहला केस बन गया, m पॉजिटिव और c पॉजिटिव। सही है। अगर m नेगेटिव बनाना है और c भी नेगेटिव है, तो c नेगेटिव यहां पर है। ये ओरिजिन 0, c या -c, वॉट एवर यू राइट। c नेगेटिव है और m नेगेटिव है। तो अगर आपने ऐसे बनाया तो एंगल एक्यूट होगा, तो हमें लाइन ऐसे बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये एंगल थीटा यहां पर क्या है, नेगेटिव है। थीटा नेगेटिव है। थीटा नेगेटिव है मतलब टेन थीटा क्या है, वो भी नेगेटिव है। थीटा नेगेटिव है तो थीटा यहां पर ये दिखा दिया, ये थीटा है, तो इस केस में टेन थीटा जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। तो आप, मुझे लगता है कि ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने लाइन बनाना सीखा है, ये तो वही खेल है। तो लीनियर फंक्शन बनाना तो बहुत आसान है, इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर।
सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शंस की बात करेंगे और फिर आगे ये देखेंगे कि कैलकुलस में ग्राफ बनाने का प्रोसेस क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू ड्रॉ द ग्राफ्स। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई करिए इस लॉकडाउन पीरियड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।